वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह वीडियो पार्ट 47 है जो कि कल रात को हुआ था। और इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया, बहुत ही वाइटल। हर एग्जाम में आईपीसी से कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन, इन दोनों में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कई बार किया है। सिलेबस ऑल कंक्लूड कर दिया गया है, प्लस कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज भी किए गए। और रिट के बारे में पूछा जाए तो रिट के भी बारे में चर्चाएं की गई है। तो कहने का मतलब कि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। अब एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं हो सकती। हम लोगों ने ये सेशन इंडिया में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतना थॉरो और इतना एक्सटेंसिव सेशन इंटरव्यू के लिए चला। अब देखिए, एक चीज ये है, सारे लॉ पेपर से हैं, आपको कैसे बोलना। अब ये सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं। मान लीजिए कुछ दिन के बाद आपको जुडिशरी का इंटरव्यू देना, कुछ दिन के बाद आपको कहीं और का इंटरव्यू देना, तो ये सारे वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आपसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे, आपको जवाब कैसे देना है। हम लोग इस बार टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इसको चलाया है। मेंस की भी क्लासेस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। हम लोगों का एक छोटा सा मिशन है कि शिक्षा का धंधा नहीं होना चाहिए, एजुकेशन बी नॉट कमर्शियलाइज्ड। आज के कमर्शियल वर्ल्ड में नॉन कमर्शियल चीज़ें कर पाना आसान नहीं होता। हम लोग भी तमाम परेशानियों के बावजूद भी इसे चला रहे हैं, आगे भी चलाते रहेंगे टाइम टू टाइम। आपको अगर हमारा मिशन अच्छा लगता हो कि एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो अपना भरपूर सहयोग हमें अवश्य दिया करें। और इन वीडियोज को देखते हुए आप इंटरव्यू की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स आमंत्रित हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मुझे फ़ोन करके भी आप बता सकते हैं। तो देखिए ये पार्ट 47। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह हर ज़रूरतमंद लॉ स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय। ये इंटरव्यू के लिए, मॉक के लिए रेज योर हैंड। यस ज्योति, आइए अपना वीडियो ऑन कीजिए। शिवांगी, सारा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये पटना हाई कोर्ट का को कब इस्टेब्लिश किया गया था? और सॉरी सर, आप लोग बाकी कैंडिडेट लोग लिखते चलिए। 1916 में सर। 3 फरवरी 1916। हाँ, नोट भी करते चलिएगा। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब आपसे पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे आई डू नॉट नो, लेकिन तैयारी कर लीजिए। 3 फरवरी 1916 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था एंड इट वाज एफिलिएटेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जैसे एक साल पहले आया था 1915 में, तो उसी से एफिलिएटेड हुआ था। और इसका जो चीफ जस्टिस अभी कौन है पटना हाई कोर्ट के? सर विनोद चंद्रन, कृष्ण विनोद चंद्रन, कृष्णन, ऑनरेबल जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन। हाँ, तो कृष्णन विनोद चंद्रन, आप गूगल पे भी जाके थोड़ा इनका प्रोफाइल वगैरह देख लीजिएगा कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं अपने, ये फॉर्मर जज केरला हाई कोर्ट के थे, वहाँ से आए हैं। और ये अभी फिलहाल कृष्णन विनोद चंद्रन 29 मार्च 2023 से पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और ये प्रोक्लेमेशन जो है फॉर सेटिंग ऑफ पटना हाई कोर्ट, गवर्नर जनरल उस समय जो इंडिया के थे, 22 मार्च 1912 को प्रोक्लेम किया गया था। हाँ, 22 मार्च 1912 को गवर्नर जनरल के द्वारा प्रोक्लेम मतलब अनाउंस किया गया था कि पटना हाई कोर्ट होगा।
और इसका फाउंडेशन स्टोन हाई कोर्ट का 1 दिसंबर 1913 को, उस समय वाइसराय जो थे हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, सर चार्ल्स हार्डिंग और एडवर्ड मेनार्ड देश चैमियर। एक बार गूगल कीजिए, ये नाम इतना टेढ़ा है कि स्पेलिंग बोलने में दिक्कत। देख हाँ, लेंगे। नहीं नहीं, अभी गूगल कीजिए और गूगल करके सभी कैंडिडेट गूगल कीजिए। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट एडवर्ड। फाउंडिंग स्टोन कब रखा गया था? फाउंडिंग स्टोन इनका रखा गया था, फाउंडेशन स्टोन 1 दिसंबर 1913। उस समय गवर्नर जनरल ही सर्वे सर्वा होते थे, तो उस समय गवर्नर जनरल वाइसराय और गवर्नर जनरल एक ही लोग होते थे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चार्ल्स हार्डिंग। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट वाज एडवर्ड मेनार्ड देश चैमियर। गूगल कीजिए इसको, इस फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट मिला नहीं मिला। मिल गया सर। तो उसको लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। और पटना हाई कोर्ट के पास उड़ीसा का भी जुरिस्डिक्शन था, लेकिन 26 जुलाई 1948 में उड़ीसा के लिए अलग से हाई कोर्ट बनाया गया। पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही था, बंगाल का विभाजन हुआ, वो इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं। और पटना के लिए जो हाई कोर्ट बनाया गया, तो इसका जो जुरिस्डिक्शन था बिहार और उड़ीसा में। और 26 जुलाई 1948 को उड़ीसा हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई। और पटना हाई कोर्ट ने अपना एक सर्किट बेंच खोला था रांची में 1972 में। जो झारखंड हाई कोर्ट की कैसे स्थापना हुई, तो पटना हाई कोर्ट का एक सर्किट बेंच था रांची में 1972 में। एंड दिस सर्किट बेंच, इस बेंच को परमानेंट बेंच बना दिया गया 1976 में। और सन 2000 में परमानेंट बेंच एट रांची या पटना हाई कोर्ट हुआ झारखंड हाई कोर्ट सन 2000 में। और कुछ बहुत फेमस नाम, पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज ऑनरेबल पंडित लक्ष्मी। नो 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 नो, रेखा दोषित। रेखा दोषित। रेखा दोषित She was the first woman chief justice of Patna High Court. रेखा दोषित, रेखा मनोहर लाल दोषित। और पहले तो अंग्रेज वगैरह होते थे पटना हाई कोर्ट में। द फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट
पंडित, सर ये ऑन हाँ, ऑनरेबल पंडित लक्ष्मीकांत झा। इनके जब भी आप नाम लेंगे तो इंटरव्यू में, तो ऑनरेबल हमेशा बोलना है। ऑनरेबल मिस जस्टिस रेखा दोषित was the first Chief Justice of Patna High, first woman Chief Justice of Patna High Court. Honorable Sir Edward Maynard Deschamps was the first Chief Justice of Patna High Court. He was an Englishman. और फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, क्या नाम था उनका? ऑनरेबल पंडित, ऑनरेबल जस्टिस पंडित लक्ष्मीकांत झा। हाँ। और पटना हाई कोर्ट की एक जज हैं ऑनरेबल मिसेज जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। ऑनरेबल मिसेज जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, ये फर्स्ट लेडी जज ऑफ पटना हाई कोर्ट, और वो पटना हाई कोर्ट के भी जज रहे और रांची बेंच के भी जज रहे। ऑनरेबल मिसेज जस्टिस इंदु प्रभा सिंह पटना हाई कोर्ट एंड रांची बेंच के भी जज रहे। और पटना हाई कोर्ट से फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्या नाम था? फातिमा बीबी। फर्स्ट ऑनरेबल ज्ञान सुधा मिश्रा, फर्स्ट बिहार। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ पटना, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बस ऑनरेबल फातिमा बीबी सर। गूगल कीजिए जरा। फर्स्ट लेडी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आत्मा बीबी ठीक है। और फर्स्ट लेडी, ज्ञान सुधा मिश्रा दिखा रहा है उसमें। नहीं, ज्ञान सुधा मिश्रा जो है फर्स्ट वुमेन जो है वो बिहार से हैं। अच्छा, ज्ञान हाई कोर्ट का? ज्ञान सुधा मिश्रा इज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम बिहार। वो बिहार से हैं। और वो जो पहली जो जज हैं फातिमा, गूगल कीजिए ना, ये सब चीज मैं बताऊंगा आप भूलेंगे। गूगल करके आप बताइए मुझे, गूगल करके आप मुझे बताइए भी, और कॉपी में भी नोट कीजिए। अभी क्या पता अब, हाँ, फातिमा बीबी है। ज्ञान सुधा मिश्रा ने बहुत फेमस जजमेंट दिए थे अर्णा अनुभव के केस में, दिल्ली फार फायर ट्रेजेडी वाले केस में डिसेंडिंग जजमेंट उन्होंने दिया था। और श्रीनिवासन और बीसीसीआई वाले मैटर में भी उन्होंने जजमेंट दिया था ज्ञान सुधा मिश्रा ने। तो 30 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट की जज हुई थी, 2014 में रिटायर हुई। और पटना हाई कोर्ट से 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ। कौन कौन? एक भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा और एक दीपक मिश्रा। और दूसरा जो नाम है ललित भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, 6ठे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। उसके बाद ललित मोहन शर्मा, ये 24th चीफ जस्टिस था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
और तीसरा आप लोग जानते ही हैं, अभी बता ही रहा था, तीसरा कौन हुआ? दीपक, जस्टिस दीपक मिश्रा। हाँ, सर सेकंड में किनका नाम बताए? 24th पे जो थे। 24th पे थे, जस्ट 1 सेकेंड, उनका ललित मोहन शर्मा। LP शर्मा, उनका ललित LM शर्मा, ललित मोहन शर्मा। फर्स्ट में क्या था? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। सर मिश्रा के साथ बीपी मिश्रा। VB सिन्हा, BP सिन्हा, जी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। मिश्रा लिख लिया सर हमने। नहीं नहीं, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ये कृष्णन विनोद चंद्रन से पहले कौन थे चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के? AP साही, जस्टिस AP साही। संजय करोल। सर संजीव करोल, यस सर। हाँ, संजय करोल से, हाँ संजय करोल से पहले थे अमरेश्वर प्रताप शाही। AP शाही जिनके बारे में आप बता रहे हैं। और संजय करोल आए थे त्रिपुरा हाई कोर्ट से। सर 2019 में आए थे, यस। हाँ, 2019 में आए थे, 5 फरवरी 2023 तक रहे। और कृष्णन विनोद चंद्रन 27 मार्च 2023 से पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, केरला हाई कोर्ट से आया था। तो चलिए, ये पटना हाई कोर्ट का हिस्ट्री हो गया। अब वैसे याद रखिए, आप पूछता है तो ठीक है, नहीं पूछते हैं तो सर पूछा गया है एक दोस्त लोगों से। पूछा तो गया ही है। अब आप जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, नोबडी नोज। क्या पता पूछ भी दिया जाए। अब ये कह पाना बहुत डिफिकल्ट है ना। चलिए, मॉक के लिए अपना वीडियो ऑन कीजिए, मॉक शुरू करते हैं। ये तो हो गया पटना हाई कोर्ट का, वीडियो ऑन कीजिए। यस, प्रदीप। ये अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो उसके लिए क्या रिमेडी है? फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे अगर स्टेट वायलेशन करता है तो रीट में जा सकता है। फंडामेंटल राइट प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी अवेलेबल है या नहीं? नो सर, अगेंस्ट स्टेट रूल्स। कुछ फंडामेंटल राइट, ये अनटचेबिलिटी, क्या उस आपका जो 15(1)(2) यूज अ बाथिंग हार्ट एंड ऑल, तो आप जरूरत से ज्यादा बोलेंगे तो फिर सवाल बनेंगे। पूछा गया था कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए रिमेडी क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन का आप सीधे कहिए कि सर आर्टिकल 32 में यू कैन, मतलब वन कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 itself is the fundamental right। आर्टिकल 32 को किस नाम से नवाजा था? सर भगवती और अम्बेडकर जी ने बोला था सोल एंड हार्ट। ये सही बता रहे हैं, बाकी लोग बताइए। संविधान की आत्मा डॉक्टर अम्बेडकर जी। सोल एंड, यस बिल्कुल सही, सोल एंड कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32। अब मान लीजिए कि किसी आदमी को पुलिस ने इलीगली डिटेन कर रखा, कैन ही स्ट्रेटवे फाइल habeas corpus petition into Supreme Court? Yes sir, he can. Under what article?
Under Article 32. Can he directly go to the Supreme Court under habeas corpus? In case of fundamental rights violations, he can go. क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इलीगल डिटेंशन का केस है, कैन ही डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट? Sorry sir. Wrong. अरे इसमें सॉरी, तो हाई कोर्ट जाएगा सर. बाकी और कैंडिडेट कौन आंसर देना चाहेंगे? रेज योर हैंड. ये क्वेश्चन पार्डन सर. क्वेश्चन ये है कि इलीगल डिटेंशन का केस है, कैन डिटेन्यू डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट? यस सर. जा सकता है यस सर, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग. अगला सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाना उचित होगा? नो सर, द प्रोसेस इज टू फर्स्ट कम हाई कोर्ट आप आफ्टर. आप ये कहेंगे कि सर वैसे आर्टिकल 32 clearly provides right to move Supreme Court in case of violation of fundamental right. But into the practice, if someone is approaching High Court, he shall have two remedies. One remedy at the High Court and other remedy at the Supreme Court. So advisable, apex court should not be troubled on every now and then. दो सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट है अंडर आर्टिकल 32, बट मेरे हिसाब से पहले हाई कोर्ट अप्रोच करना चाहिए. जो रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है वही रिलीफ 226 में हाई कोर्ट से भी मिल सकता है. हैबियस कॉर्पस रिट में रेस जुडिकाटा अप्लाई होता या नहीं होता? No sir. नो सर. क्यों नहीं अप्लाई होता? सर बिकॉज इलीगल डिटेंशन के लिए हाबियस कॉर्पस नहीं हो सकता है. इलीगल डिटेंशन के लिए अप्लाई नहीं हो सकता रेस जुडिकेटर से. ट्रायल नहीं होता है उसमें. Sir, हैबियस कॉर्पस में सर बताइए हैबियस कॉर्पस में. सर हैबियस कॉर्पस में सर रिट जाती है, उसमें सर ऐसे मतलब ट्रायल चार्ज फ्रेम नहीं होते हैं सर. हैबियस कॉर्पस में किसी रिट में चार्ज फ्रेम होता है? नो सर, नहीं, ये तो सर। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से कुछ मतलब ये याद नहीं आ रहा है कुछ, मतलब मैंने इसका पढ़ा कुछ. sir, because personal rights involved in this. तो याद नहीं आ रहा तो जो मन में आएगा वो बोलिएगा. नहीं सर, सॉरी. सॉरी नहीं, वो ऐसे ही हम बड़े प्यार से कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं. ईच एंड एवरी moment of delay in jail gives rise to fresh cause of action. Therefore, res judicata does not apply. तो दोबारा बताइए ना, समझ नहीं आया. Each and every moment of delay in jail. Each and every moment of delay in jail gives fresh cause of action. And therefore res judicata is not applicable. When writ of habeas corpus is maintainable? Sir, in case of illegal detention. आपके हिसाब से पुलिस ने आपको गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया, गलत तरीके से पकड़ा है, कैन यू फाइल ए रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस? यस सर. ज्योति कुमारी ने कहा यस, आपने भी कहा यस. और कितने लोग हैं यस कहने वाले? नो सर. क्वेश्चन बताइए. आपके हिसाब से पुलिस ने गलत तरीके से आपको अरेस्ट कर लिया, आपके हिसाब से अरेस्ट नहीं बनती है, तो कैन यू फाइल
हैवियस कॉर्पस पिटीशन? यस सर। यस सर। आप लोग सोचते ही नहीं। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, एफआईआर दर्ज है, नो सर। तो एफआईआर दर्ज है तो बाय वर्च्यू ऑफ डेट अगर पुलिस ने आपको नाजायज तरीके से अरेस्ट किया तो यू मे फाइल ए केस फॉर क्वैशिंग ऑफ द एफआईआर, यू मे फाइल ए केस फॉर कंपेंसेशन, बट हैवियस कॉर्पस पिटीशन अगर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं किया और आपको कस्टडी में रखे हुए अरेस्ट कर लिया, देन दैट वुड बी हैवियस कॉर्पस पिटीशन। पुलिस ने आपको 4 दिनों से थाने में बंद रखा है, कोर्ट में भी नहीं प्रोड्यूस किया। पुलिस ने 2 दिन हो गए थाने में जबरदस्ती बिठा रखा है और कोर्ट में पेश नहीं किया, तब हैवियस कॉर्पस हो सकता है? सर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आएगा सर यहाँ? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को छोड़ दीजिए, इट वुड बी ए केस ऑफ इलीगल डिटेंशन। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी होगा और इलीगल डिटेंशन भी होगा और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट भी होगा। तो आप क्या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का केस फाइल करेंगे या रिट फाइल करेंगे? रेट में जाएंगे सर। मैंडेमस कब इशू किया जा सकता? जी सर, परमादेश कैन when a public servant not working properly उस कंडीशन में मैंडेमस फाइल। पब्लिक सर्वेंट नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, पब्लिक सर्वेंट ऑफिस में नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता, तो भी तो नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, कैन मैंडेमस बी इशूड? सर अगर पब्लिक ड्यूटी अपना परफॉर्म नहीं करते हैं जी सर, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, विच इज लीगली बाउंड टू, अगर विच इज लीगली बाउंड टू, किसी पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है और वो ड्यूटी के प्रति नेग्लिजेंट है, तो भी मैंडेमस लाई करेगा? वो सर ऐसे तो फिर बहुत केसेस हैं। तो फिर मैंडेमस का व्हेन मैंडेमस इज मेंटेनेबल? पब्लिक ड्यूटी फॉलो कराने के लिए मैंडेमस ड्यूटी करती। आपने मेंस दिया है, मैंडेमस वगैरह तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा आपने। सर रिकॉल नहीं कर पाता सर ये मान उससे सर न्यायालय आदेश है। सुपीरियर अथॉरिटी द्वारा नीचे की अथॉरिटी को कि जो वो करने के लिए बाध्य है वो कर नहीं रहा, करने के लिए कमांड डायरेक्शन दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। Any of you can try it? उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है ना, किसी लोग अधिकारी को अपनी ड्यूटीज को करने के लिए या नगर निगम जो भी हो। उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश नहीं दिया जाता, सुप्रीम कोर्ट ही देता है आदेश, परमादेश। मैंडेमस केवल सुप्रीम कोर्ट देगा, हाई कोर्ट नहीं इशू कर सकता? यस सर, हाई कोर्ट भी कर बताइए। ये जो परमादेश है वो उच्चतम न्यायालय के लिए ही लिखा गया है सर, आप बताइए। मैंडेमस मैंडेमस जो है परमादेश, हाई कोर्ट कैन नॉट इशू मैंडेमस। क्या हाई कोर्ट में मैंडेमस की रिट फाइल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एंड हाई कोर्ट, सर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों में हो सकती है सर, लेकिन उच्चतम न्यायालय सारे जुडिशियल में, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जुडिशियल से बाहर जा रही है तो उसमें वो आदेश दे सकता है कि आप जुडिशियल से बाहर कोर्ट के खिलाफ मैंडेमस इशू होगा। कोर्ट के खिलाफ अथॉरिटी सर वो समझ रही है प्रोहिबिशन और सर्जरी के बारे में बता। नहीं, वो आपने जहां भी इसको पढ़ा है परमादेश, अब देखिए चेयरमैन, अब उसका हिंदी निकालिएगा तो चेयर मतलब कुर्सी और आदमी,
तो कुर्सी का आदमी, मतलब हर चीज का हिंदी जो है वो पता ना फिट बैठेगा कि नहीं फिट बैठेगा। तो अब मुझे ये नहीं पता कि मैंडेमस को हिंदी में क्या कहता है। परमादेश से परमादेश ही कहते हैं सर। तो परमादेश ये हाई कोर्ट भी दे सकता है। परमादेश, अब परमादेश क्या होता है वो मुझे नहीं जानकारी है। मैंडेमस हाई कोर्ट भी इशू करता है और सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह से इशू हो सकता है मैंडेमस। मैंडेमस के मेंटेनेबिलिटी के लिए दैट रेस्पोंडेंट वाज अंडर ए लीगल ड्यूटी, this is number 1. There has been breach of the legal duty, number 2, and as a consequence of breach of legal duty, petitioner's legal right has been violated. Number 4, due to breach of duty and violation of petitioner's legal right, injury has been caused to the petitioner. And number 5, it is expedient into the interest of justice to address the wrong caused to the petitioner. तो ये 5 इसेंशियल्स होते हैं मैंडेमस का। मैंडेमस मीन्स कमांड, ऑर्डर है कोर्ट का कि वी कमांड। अब मान लीजिए आपका जो नंबर है मेंस में अच्छे नंबर हैं, टोटलिंग में गलती हो गई है बीपीएससी के द्वारा। अगर उसका सही टोटल किया जाए तो आप मिनिमम कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हो और आपका सिलेक्शन बनता है। तो कोर्ट इसमें कौन सा रिट इशू करेगी? मैंडेमस सर। तो बीपीएससी was under legal duty to check your mark sheet carefully without error. बीपीएससी ने वायलेट किया तो क्लॉज इसेंशियल 2 हो गया। उसके इस वायलेशन से आपका लीगल राइट, चूंकि आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं, वो हो गया। और इन सारे कारणों से यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड, तो आपको इंजरी हुआ और इस इंजरी को एड्रेस करना नंबर 5। तो दीज आर 5 इसेंशियल्स। अब देखिए, अब परसों से इंटरव्यू शुरू हो रहा है और आई एम जस्ट टीचिंग यू मैंडेमस। मैंडेमस cannot be issued to exercise a sovereign function, or mandamus cannot be exercised, the writ of mandamus cannot be issued to मिनिस्टीरियल वर्क सब और से जहाँ डिस्क्रिशन हो वहाँ पर सर। प्राइवेट पार्टीज के भी देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिस्टीरियल वर्क? मिनिस्टीरियल वर्क किसे कहता? क्लरिकल जॉब। क्लरिकल जॉब लिख लीजिए। किसी बच्चे ने 30th में बोल दिया था, हालांकि उसका सिलेक्शन भी हो गया। उसने बोल दिया था मिनिस्ट्रियल वर्क इज द वर्क परफॉर्म बाय ए मिनिस्टर। तो लेकिन चलिए, जो हम तो यही मेरे भी दिमाग में आया। नहीं, तो इसे नोट कर लीजिए कॉपी में। क्लरिकल जॉब, जोड़ घटाओ गुना भाग। बीपीएससी ने क्या चीज बिल्कुल पढ़ते हैं मिनिस्ट्रियल वर्क के बारे में। कमीशन निकाला जाता है ना। यस अनुसंचिवीय कार्य। अब जो भी लिखा वहां पे, तो मैंडेमस
cannot be issued to exercise sovereign function. It also cannot be issued to exercise legislative function. Mandamus also cannot be issued against president or governor. प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के खिलाफ मैंडेमस क्यों नहीं इशू हो सकता? बिकॉज दे हैव सॉवरेन इम्यूनिटी। क्या आर्टिकल है उसका? 36 कितना? 361. यस। 361. Mandamus also cannot be exercised against a judicial body. Why? Because all judicial act is presumed to be correctly performed. Act of court prejudices none. तो वहाँ पे अगर कोर्ट से जाने अनजाने में कोई एरोनियस डिसीजन पास हुआ तो आपके पास रिमेडी है. You can go into the appeal, you can go into a special petition, you have various remedies. हाँ, फ्लैजिल है ना? हाँ दे दो, वो दे दो, और वो दवाई दिखाओ. ये दे दो, आज दे दो. हाँ दे दो, और वो भी रेटोडिल दे दो. हाँ एजिथ्रल ना. और वो सुनो, ORS वाला सस्पेंशन है ना एक बचा हुआ, वो दे दो एक. चलिए, मैंडेमस हो गया. प्रोहिबिशन और सर्सियोरेराई में क्या अंतर है? रिट आप लोगों ने नहीं किया है, कॉन्स्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं. यस विवेक. प्रतिषेध कर सर जरिस्प्रूडेंस से भी सवाल पूछे जा रहे हैं सर. सर प्रोहिबिशन में सर जब किसी केस के बीच में भी हम प्रोहिबिशन इशू कर सकते हैं. सॉरी प्रोहिबिशन. और सर्सियोरेरी में सर जब वो केस एंड हो जाएगा तब उसके बाद ही इसको इशू किया जाएगा. यस यस. प्रोहिबिशन में से वो हायर कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को जो डिसीजन जो मतलब रूलिंग ट्रायल होता है उसके बीच में जारी की जाती है. जबकि सर्सरी में जो वो डिसीजन मतलब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब जो हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के लिए जारी की जाती है, मतलब लीगलिटी को चेक. यस यस राज. यस राज बताइए, आपने हैंड रेज किया था. Mostly means to be certified. But if inferior court has passed any judgment or even a tribunal has passed any judgment, the court can order to quash such judgment to the superior court. And prohibition means if any inferior court has exceeded his jurisdiction to try the case, then it will prohibit such inferior court from exceeding his jurisdiction. Prohibition can be issued until final order has been passed. अगर ये final order has not been passed, a tribunal or subordinate court exceeding its jurisdiction, then writ of prohibition can be issued. And if the final order has been passed by exceeding the jurisdiction or by other means, then writ of certiorari can be passed. So what is available at earlier stage, that is prohibition, and same thing at later stage becomes certiorari. ठीक है. अगर फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ, अभी स्टिल मैटर इज पेंडिंग, तो writ of prohibition can be issued. And certiorari, when the authority has has passed final order and that order is without jurisdiction, then to quash that order, writ of certiorari is issued. Is it correct? जी सर.
तो रीट आप लोगों को पहले नहीं कराए थे रीट? चलिए, रीट वगैरह ये तो बहुत जीके जो बच्चे पढ़ते हैं दूसरे कंपटीशन की वो सब करते हैं। रीट का इतना बिल्कुल एबीसीडी सिंपल सा मसला है रीट का। को वारंटो का इशू होता? Sir, when any person occupied any office illegally, in that case, quo warranto. इलीगली और रॉन्गफुली। Yes, sir. On what authority you have occupied this office? टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर, कौन सा रिट इशू किया जा सकता? तो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर, कौन सा रिट इशू किया जा सकता? Quo warranto. तो वारंटो सर। डिस्क्रिशनरी पावर को के लिए जी सर। क्या बात कर रहे हैं? कैन यू कंपेल ए मैन टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। You cannot compel a man to exercise discretion. If discretion has been wrongfully exercised, then you can challenge that. Can law compel a man to exercise discretion in a particular way? नो सर। That will be usurpation of the power of the court. That would be taking away the power of the authority. ये उनका डिस्क्रिशन है, let them pass the order as per the law. जो भी ऑर्डर वो पास करें, इफ यू आर स्टिल एग्री बाय पासिंग अप दैट ऑर्डर, यू कैन चैलेंज दैट कि डिस्क्रिशन हैज बीन रॉन्गली एक्सरसाइज्ड। पांचों रिट करके जाना है हर हालत में। रिट बहुत ही वाइटल है। अगर अल्टरनेटिव रिमेडी अवेलेबल है तो रिट इज मेंटेनेबल और नॉट मेंटेनेबल? नॉट मेंटेनेबल। नॉन मेंटेनेबल। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसे कहते हैं? Sir, who has power to punish in order to misconduct against that court. पावर टू पनिश मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट और कंटेम्प्ट एक ही चीज है। यू से Misconduct against court ही तो contempt होगा। तो मिसकंडक्ट एंड कंटेम्प्ट बोथ आर सेम थिंग। No, sir. तो आप मिसकंडक्ट कहेंगे। Contempt of court. Power to punish for its own contempt and judgment of the court serve as record for the subordinate court, Please. and that would be binding upon the subordinate court. Court of record की दो खासियत है। पहली खासियत है कि it has power to punish for its own contempt, और दूसरी खासियत जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सर्व एज रिकॉर्ड एंड बाइंडिंग फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये दो चीजें बोलना है आपको। 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा है कि आप इसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए, सोच लीजिए, और उसके बाद हैंड रेज कीजिए और उसके बाद बोलिए इसको। और आप ठीक से एक सेकंड, अगर आप ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं तो निराशा नहीं। जो आपका हाल है यही सबका हाल है, सारे फ्रेशर बच्चे का। आप खाम खा खुद को ब्लेम मत कीजिएगा कि हम तो ठीक से नहीं बोल पा रहे। जो टॉपर भी है वो भी ऐसे ही बोलता है आपकी तरह। मेंस में उसके नंबर थोड़े अच्छे होते हैं,
तो टॉप कर जाता है, आपके उतने अच्छे नहीं है तो आप थोड़े पीछे हो जाएंगे। तो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि नपा तुला एक्यूरेट बोलने में काफी साल गुजर जाता है। यशराज एक थोड़ा सा मजाकिया और टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछा। यस, हाँ सर। आप लोगों की इजाजत हो तो एक मजाकिया और टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछा। आप मजाक में भी ले सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा भी ले सकते हैं। यस सर, यस सर। जी सर। आप ये बताइए कि नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट और एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट? सर क्या मैं बता सकती हूँ? हाँ जरूर जरूर। सर जहाँ तक हम लोग ने एविडेंस में पढ़ा है, सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग एंड एक्सपर्ट में वहाँ पे नॉलेज ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है कंपैरिजन टू द एक्सपीरियंस। तो स्पेशली स्किल्ड नॉलेज तो ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट? ओनली ही हैज बीन मेड रेलिवेंट, उसका स्टेटमेंट वुड बी रेलिवेंट। कैन कोर्ट इग्नोर ए रेलिवेंट फैक्ट? नो सर। तो सर तो रेलिवेंट फैक्ट को मानना कोर्ट के लिए बाइंडिंग है? नो सर, एडमिसिबिलिटी और डिस्क्रिशन है सर, अगर वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है। यस सर, ये तो डिस्कशन के ऊपर है। और सर रीजन पे भी है सर, सेक्शन 25 देख लीजिए, एडमिसिबल है। सेक्शन हाँ तो रेलिवेंट है लेकिन एडमिसिबल नहीं। सेक्शन 25 की चीज का? इंडियन एविडेंस सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट का? ये नहीं सर सर, 27 सर, 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का। ये 25 भी है कि क्योंकि वहां पर वो बताता है, एक सेंस में देखा जाए तो आप कुछ लोग ऐसे केस आप होते हैं लोग जिसमें वो आप लोग बॉडी जवाब बता रहा है, लेकिन सर आप लोग रेलिवेंट होते तो भी सर एडमिसिबल नहीं होते हैं कुछ एविडेंसेस। जैसे 25 जो हिट हो जाता है 25 से पुलिस के साथ, तो जैसे 122 वाइफ एंड हस्बैंड का जो भी मैटर होता है उसमें वो रेलिवेंट होते हुए भी एडमिसिबल नहीं है। तो एक्सपर्ट का एविडेंस भी वैसा ही है कि रेलेवेंट होते हुए भी एडमिसिबल नहीं होगा। Why? अगर रेलिवेंट हो। अब सुनिए, चुप रहिएगा एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। मुझे कृपया इजाजत दीजिए ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। एक्सपर्ट ओपिनियन इट कम्स फ्रॉम ए ह्यूमन बीइंग और नॉट? एक्सपर्ट कौन होता है, मशीन होता है या ह्यूमन बीइंग? हु इज द एक्सपर्ट? ह्यूमन बीइंग होते हैं। ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग से एरर हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हो सर। तो कंक्लूसिव बना देते तो फिर ओपिनियन रेलिवेंट है, देयर इज चांस ऑफ एरर बाय ए ह्यूमन बीइंग। तो अगर कंक्लूसिव बना देते तो ही वुड हैव सेट ओवर द कोर्ट, कोर्ट के ऊपर होता। अब डॉक्टर ने ओपिनियन दे दिया, ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लुएंस किया जा सकता, नहीं किया जा सकता? यस सर। किस कंडीशन में उसने ओपिनियन दिया, वो सारी चीजें क्वेश्चन की जा सकती। एक्सपर्ट का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है नहीं होता? होता है। होता है सर। यस सर। तो अगर उसका कंक्लूसिव भी होता तो फिर तो क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत ही नहीं थी। तो एन एक्सपर्ट मे हैव एरोनियस ओपिनियन, दिस इज नंबर 1. Number 2, he may be influenced, and due to these reasons his opinion may not always be perfect. His opinion may be vulnerable to error or may be due to some extraneous considerations. So therefore opinion of the expert is only relevant. तो चलिए, तो ये तो नॉलेज हो गया, नॉलेज एक्सपर्ट का। चलिए भाई, रेलेवेंट। मेरा सवाल ये था कि इनटू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आप क्या प्रेफर करेंगे? नॉलेज प्रेफर करेंगे।
आपको नॉलेज हो गया कि गाड़ी ऐसे इतना एक्सेलरेटर दबाना है, ऐसे स्टीयरिंग घुमाना है, तो उससे क्या ड्राइविंग हो जाएगी बिना एक्सपीरियंस के? Sir, driving is something else, sir. आपको कानून की सर दोनों का इक्वल इक्वल होना चाहिए, तो दोनों जरूरी है। देखिए, एक्सपीरियंस क्या बिना नॉलेज के हो सकता है? नहीं सर, नेवर सर, नेवर। एक्सपीरियंस इज द एडवांस स्टेज, यस knowledge is the beginner, knowledge is the foundation, knowledge comes first, और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा that becomes experience। तो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, केवल एक्सपीरियंस है, आप पढ़ा रहे सालों से पढ़ा रहे, लेकिन नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर एक्सपीरियंस काम करेगा? दोनों का मिश्रण होना चाहिए, एंड एक्सपीरियंस मैटर्स हेवीली। चलिए, ये तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मजाकिया सवाल हो गया, पता नहीं मैं क्यों पूछ बैठा। अब जिस तरह से अटपटांग से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हमने भी एक अटपटांग सा सवाल दाग दिया कि नॉलेज और एक्सपीरियंस। अब हम ये तो नहीं पूछेंगे, अब चलिए, अब वो लोग जो भी पूछ रहा है छोड़िए उनकी बात। अब मेरे को एक चीज बताइए, 5 मजदूर ट्रेड यूनियन के, लेबर यूनियन के मजदूर मैनेजमेंट से कुछ मांग करने के लिए जा रहे हैं। 5 वर्कर गोइंग टू नेगोशिएट, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। 5 वर्कर गोइंग टू नेगोशिएट सम डिस्प्यूट विद द मैनेजमेंट। इतने में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसकी गाड़ी आ रही थी, सड़क किनारे एक बच्चा था, बच्चे को बचाने के लिए टर्न लिया गया, और ये जो 5 लोग जा रहा था, इनके बिल्कुल पास से गाड़ी गुजरी, जिससे ये 5 लोग नाराज हो गए, गाड़ी थोड़ी आगे जाके रुक गई। तो इन 5 में से एक ने कहा कि पकड़ो पकड़ो, मारो इसको, और उसमें से एक ने कहा कि पकड़ो मारो इसको, एमडी को। चारों टूट पड़े, मारने लगे। उनमें से एक आदमी ने चाकू निकाल के मार दिया एमडी को, एमडी की डेथ हो गई मौके पर। जिसने चाकू मारा उसको, जो जिस आदमी ने चिल्लाया था कि मारो इसको, उसने ही बहुत डांटा कि तुमने चाकू क्यों मार दिया इसको। तो क्या 302 विथ 149 होगा या नहीं होगा? इज इट ए केस ऑफ अनलॉफुल असेंबली और नॉट? यस सर, होगा सर। ये बस अनलॉफुल असेंबली है सर, आपको नाम बने 30। बट मर्डर का चार्ज सर सब पे रहेगा सर। ये नो सर, ये अनलॉफुल असेंबली नहीं है सर, वो सिर्फ अपने बात करने जा रहे थे और ये घटना हो जाती है। सर उसमें सर अगर वो मारने के लिए, तो जिसने मारा है वो लायबल होगा, बाकी सब जो होंगे सर वो जो मतलब उसको हर्ट के लिए। ये अनलॉफुल असेंबली नहीं है, आपका ये कहना है? यस सर, बात करने जा रहे थे, अनलॉफुल असेंबली नहीं है। 5 लोग सिर्फ सर जाने मात्र से अनलॉफुल असेंबली नहीं हो जाती है, वो शांति से बात करने जाते हैं, अपने डिस्प्यूट निपटाने जाने के लिए। इसलिए सर मुझे तो नहीं लगता सर, बट ये वो लोग का इंटेंशन वहाँ पे हुआ कि मारो मारो, तब सर हो सकता है सर। सर उसमें स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है कोई भी विधि विरुद्ध जवाब प्रारंभता होगा ये आवश्यक नहीं है। तो वो पहले तो लीगल थे, लेकिन उनके माइंड में ये चीज आई कि इसे मारो, ग्रुप में जा रहे थे, तो सर वो जो है अनलॉफुल असेंबली तो होगी, और सर 302 भी लग जाएगा, 34 अप्लाई हो जाएगी, एविडेंस रूल लग जाएगा सर उसमें। आपका योर आंसर इज हाफ करेक्ट। ये जब असेंबली जब कन्वीन हुई जाने की, तो उस समय इट वाज लॉफुल, लेकिन बाद में ये अनलॉफुल हो गई। एक ने कहा मारो, सारे टूट पड़े मारने के लिए। तो एन असेंबली व्हिच वाज कन्वीन्ड लॉफुली अर्लियर
Later on it became unlawful or not? Yes, sir. And what was common object of that assembly? Only to inflict beating. मारो इसको, तो only to inflict beating. क्या was this common object stabbing? चाकू मार दो. Was it common object of the assembly? No, sir, no. तो 302 के लिए जिस आदमी ने चाकू मारा, ही ओनली अलोन इज रेस्पॉन्सिबल. 34 क्यों नहीं होगा? सर किसी का इंटेंशन Common intention नहीं था नहीं सर. था. कॉमन इंटेंशन नहीं था या मस्तिष्क का उन्मूलन नहीं था सर उसके मृत्यु करने के लिए. यस, दिस इज द. इसमें अब संख्या 5 की से जो कि अनलॉफुल असेंबली में होता है. अच्छा, हम लोग एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर समझेंगे. सभी लोग बोल रहे हैं, अचानक से हैंड रेज कीजिए. सभी लोग बोल रहे हैं तो दिक्कत ये हो रही है कि मैं भी नहीं समझ रहा हूँ कि किसने क्या कहा. तब एक साथ बोलने से तो हैंड रेज कीजिए. यस शिवांगी, आप बताइए. सर हम ये कह रहे हैं क्योंकि सर 5 लोग हैं, इसलिए सर ये इंटेंशन का मैटर नहीं है, ये अनलॉफुल असेंबली का मैटर था, कॉमन ऑब्जेक्ट वाला. अनलॉफुल असेंबली में मेंस रिया होता है, नहीं होता? नहीं सर, मेंस रिया नहीं होता सर. आपका मियर प्रेजेंस इनटू अनलॉफुल असेंबली, आप जान रहे हैं कि इस असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट क्राइम करने का, फिर भी आप मौजूद हैं, तो मेंस डे आपका नहीं है. बताइए शिवांगी, आप ही से सवाल है. यस यस राज. यस सारा, यस सर. बताओ. सर वहां पे 5 लोग गए हैं, तो इनिशियली तो ऐसा अनलॉफुल असेंबली नहीं था, बट एट द टाइम ऑफ जिस टाइम में कॉज हुआ उस टाइम में अनलॉफुल असेंबली हो गया, तो वो अनलॉफुल असेंबली होगा. बट 302 एक ही पर्सन पे लगेगा सर, सब पे नहीं लगेगा. ये सीधा सीधा क्यों नहीं बताते? सीधा सीधा बताओ कि 5 लोग मिलने के लिए गए थे, कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं था, एंड असेंबली वाज राइटफुली कन्वेंट ओनली फॉर द पर्पसेज ऑफ नेगोशिएशन. बात करने के लिए जा रहा था, लेकिन इसी बीच में बच्चे को बचाने के लिए कार ने टर्न लिया, और जिसे रिटेलिएट करके ये लोग इरिटेटेड हो गए, और इसमें से एक आदमी ने कहा मारो इसको. तो मारो इसको. इट वाज ए कॉल फॉर द क्राइम. तो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था मारना, पिटाई करना, और जैसे ही उसने एक ने कहा मारो इसको, बाकी सारे टूट पड़े फॉर द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट. तो जैसे ही उसके कहने पे बाकी लोग मिलके मारने लगे, द मोमेंट इट स्टार्टेड द असेंबली बिकेम अनलॉफुल. कहा जा सकता है ऐसा? आप लोग बाकी बच्चे लोग बताइए. यस सर. तो इसको ऐसे बोलेंगे ना कि द असेंबली वाज इनिशियली लॉफुल बिकॉज टू कमिट क्राइम वाज नॉट द कॉमन ऑब्जेक्ट, इट वाज कन्वेंट ओनली फॉर द पर्पसेज ऑफ नेगोशिएशन. तो कॉमन ऑब्जेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, क्या ईओ इंस्टेंटी हो सकता है? ईओ इंस्टेंटी लिख लीजिए. ईओ, ई फॉर इंग्लैंड, ओ फॉर ऑक्सफोर्ड. ईओ इंस्टेंटी, इंस्टेंट से इंस्टेंटी बना है, इसका मतलब तुरंत, एट द स्पॉट ऑफ मोमेंट. जी सर, हो सकता है. तो कॉमन ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड एट द स्पॉट इवन. तो जैसे ही उसने कहा, तो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था कि उसकी पिटाई करना, इंजरी कॉज करना, बिकॉज कार ने टर्न मारा था. इट वॉज नॉट द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली टू कमिट मर्डर. तो इसलिए जिसने चाकू मारा, जिसके चाकू से मौत हुई, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 302,
and rest of the members of unlawful assembly, they are responsible for 149 and assault and beating. Is this correct? या आप में से किसी को डाउट है? नो सर। तो बीटिंग के लिए कौन सा सेक्शन लगाएंगे? बीटिंग के लिए अगर इंजुरी आई है 323 भी होगी, मिल के मारने लगे, जो भी पोस्टमार्टम क्रिमिनल फोर्स भी होगा सर, असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स भी होगा और मारा पीटा लात घूसों से तो 323 भी होगा। जी सर। 149 323 भी पॉइंट होगा ना सर कि जो वेपन से मारा गया वो कंसील था, किसी को पता नहीं था। नहीं, क्वेश्चन में ये चीज नहीं दिया हुआ है कि उसके पास चाकू था या नहीं था। ये सारी चीजें फर्दर लिटिगेशन के समय और ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का मसला या चाहे वो सारी चीजें, क्योंकि जो सवाल पूछा गया सारी चीजें, एक हमने हिडन नाइफ का क्वेश्चन बना के पूछ दिया था जो कि काफी पॉपुलर हुआ था, बहुत सारे बच्चे लोग के आज भी वो सवाल मेरे से पूछते रहते। पूछा था मैंने 1.5-2 साल पहले। तो और एक सवाल ऐसा था कि वो सवाल मुझे नहीं याद आ रहा था, वो भी बहुत दिन तक बच्चे लोग पूछते रहे थे। ए ने बी पे गोली चलाई, ए ने बी पे गोली चलाई, बी को गोली लगी नहीं, लेकिन गोली की आवाज सुन के उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। क्या ऑफेंस होगा? अटेम्प्ट तो बड़ा डेथ तो उसकी हो गई सर, बट उसी एक्शन से नहीं ना होगा सर। क्यों? गोली की आवाज सुन के उसकी डेथ हुई? नो ऑफेंस सर। सर कॉजल इफेक्ट नहीं हो पाएगा सर इसमें। कॉज या कॉजन्स? यस सर। और सर गोली चलने से सर अगर अक्यूज को पता है कि वो विक्टिम उस अगर सेंसिटिव है ये सब साउंड से, तो सर मर्डर हो सकता है। बट अगर नॉर्मल कोई गोली सुन के मरता तो नहीं है सर, इसलिए नहीं हो पाएगा इसमें। यस सर। Your answer is perfect and beautiful answer. ये भी हमने इस तरह के क्वेश्चन हम बड़े पूछते रहते हैं। अब क्वेश्चन इस दिस कि ये सारे क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, समझने के लिए अच्छा होता है। अब ये सारे इस क्वेश्चन में मुझे केवल मैंने ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया था कि कॉजा कॉजन समझाने के लिए कि गोली चलाई, गोली ना लगी, लेकिन गोली की आवाज सुन के उसका हार्ट फेल हो गया। कैसा ये क्वेश्चन ठीक नहीं है समझाने के लिए? जी सर। तो ये सिर्फ 307 में जाएगा? गोली चलाना, गोली नहीं लगा, अटेम्प्ट लिया उसने मर्डर करने का। इट वॉज एन एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस एंड दिस इज अटेम्प्ट। और जान से मारने की नियत से गोली चलाई। गोली उसे ना लगी, वो बात ठीक है कि ना लगी गोली किसी कारण से, लेकिन गोली की आवाज, सो फार एज गोली की आवाज से मर जाना, तो ये अगर वैसे देखा जाए तो इट वाज नॉट विद इन द नॉलेज कि वो किसी ऐसे डिजीज से ग्रसित था कि गोली की आवाज सुन के वो मर जाएगा। इट वाज नॉट नोन। वन हु इज लेबरिंग अंडर ए डिजीज एंड ऑफेंडेड नोज इट, तब वो हो सकता है मर्डर। लेकिन इफ इट इज अननोन तो फिर वो नहीं होगा। सिंपल जो बाकी जो इंजुरी वगैरह जो एक्ट, तो उसने गोली चलाई उसके ऊपर, गोली उसे नहीं लगी, तो उसने अटेम्प्ट तो किया ना मर्डर करने का, गोली लगी या ना लगी। ना ओके? यस जी सर।
सर जब आप एंड करिएगा सर। तो सर एक लास्ट में सर आपसे क्वेश्चन पूछना है सर वो पूछिए। सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन था सर, उसमें से 302 के सर सारे लेवल नहीं होंगे सर। क्या चीज? जो लास्ट आपके पास वर्कर और एमडी वाला सर, उसमें 302 सब पे लेवल नहीं होंगे सर। 302 में सब नहीं लायबल होंगे, ओनली दैट मैन हु वाज स्टैब्ड टू डेथ। ओके सर। जिसने चाकू मारा ही अलोन वुड बी रिस्पॉन्सिबल। और 38 लग जाएगी सर अपराधी कारण संप्रक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकते उसको रहने दीजिए, वहां तक इंटरव्यू के लिए 34 और 149 इन्हीं दो चीजों की मास्टरी कर लीजिए, इन्हीं दोनों से क्वेश्चन रहता है। पूरा का पूरा ईच एंड एवरी सेक्शन पॉसिबल नहीं है उसमें, मतलब दैट इज नेवर अ स्मार्टनेस। जितना हम लोग कर सकते हैं उतना, अब समय भी नहीं है उन सारे चीज़ों का, और उस पे खाम खा अगर चर्चा भी हम करेंगे हम लोग तो समय बर्बाद होगा, हासिल कुछ नहीं होना। जो इतने में ही बहुत अच्छा बेहतरीन, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप इंटरव्यू दीजिएगा, इंटरव्यू के सुबह सुबह ही मेरा मैसेज आप सबों को इंडिविजुअली चला जाएगा ऑल द बेस्ट का। साथ में एक रिक्वेस्ट भी होगा कि इंटरव्यू देने के बाद कॉल बैक जरूर कीजिए। तो और मैं तो कहूँगा कि इंटरव्यू देने के बाद क्लास में भी पार्टिसिपेट कीजिए। अरे आपका इंटरव्यू हो गया तो रिश्ता खत्म हो गया सीएलसी से? नहीं सर, नहीं सर, जरूर करेंगे सर। तो इंटरव्यू देने के बाद भी जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। हाँ जरूर सर, जरूर। और हम लोगों ने तो देखा ही, और आज हम लोग क्लास यहीं पे इसको एंड करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर है और आई एम नॉट फिजिकली और मेडिकली फिट। तो 1.5 घंटे, प्रणाम सर, गुड नाइट। 1.5 घंटे का। बेस्ट लीजिए सर। हाँ, गुड नाइट। तो चलिए कल फिर हम लोग करेंगे। तो गुड नाइट, कल मिलेंगे। गुड नाइट।